हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आ गए सब लोग। कभी कुणाली अंडरस्कोर कहाँ से आ गया आज तेरे नाम के आगे? हाँ सर, वो आ गया, पता नहीं कहाँ से। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास में हम मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म्स समझेंगे। किस किस तरीके की टर्म्स हम यूज करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। वैसे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, इससे आप सब अवेयर हैं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं कि किस तरीके की टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो मोशन को डिस्क्राइब करने का पर्पज क्या है हमारा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एम क्या होना चाहिए। अगर एक बेसिक अप्रोच की बात करूं, ठीक है, वैसे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम मतलब टेक्निक से, ज्योमेट्री से, ग्राफिकली एनालाइज कर लेते हैं, बट इन जनरल अगर कोई मोशन की प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी आनी चाहिए तो मुझे क्या पता होना चाहिए। तो द एम इज, मैं किसी तरीके से ऑब्जेक्ट के लिए एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लूं, टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी। तो ये बेसिक एम है किसी भी मोशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। समहाउ आप एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बना सकें उसकी पोजीशन को किसी भी टाइम टी पर ऑब्टेन करने का। तो इफ यू आर एबल टू ऑब्टेन इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी, इसका मतलब है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रखें कि कब वो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकें कि एट व्हाट टाइम और एट अ गिवन टाइम व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कब वो पार्टिकल कहां होगा। तो अगर मेरे को हर टाइम इंस्टेंट, हर इन जनरल के टाइम इंस्टेंट पे उसकी पोजीशन लिखनी आती होगी तो मैं हर मोमेंट पे उसको लोकेट कर सकता हूँ। अगर मैं उसको हर मोमेंट पे लोकेट कर सकता हूँ तो मेरे को उसके मोशन के बारे में पूरी जानकारी है। मैं उसका पाथ ट्रेस कर सकता हूँ, मैं उसकी किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बता सकता हूँ, मैं उसकी किसी भी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बता सकता हूँ, ये सारी चीजें बता सकता हूँ। तो दो टर्म्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, उसको मैं एक बार लिख भी देता हूँ। सो द आइडिया इज कि आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हम एक सेट ऑफ एक्सिस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 3D है तो जेड एक्सिस, और एक इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर आर, जो कि एक्स वाई और जेड की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और इसका पोजीशन वेक्टर किसी भी इंस्टेंट पे लिखा जा सकता है। आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर आप किसी भी टाइम पर अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप उसके मोशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो अब जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो सपोज ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पाथ पे मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पाथ पे मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज कर रही होगी, उसकी पोजीशन चेंज कर रही होगी तो उसकी पोजीशन के चेंज को मेजर करने के लिए दो टर्म्स यूज करते हैं। मान लो किसी टाइम पर वो यहाँ पर था तो ये ए पॉइंट था, और किसी थोड़ी देर के बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया और ये सपोज बी पॉइंट हो गया हमारा, और ये उसका नया पोजीशन वेक्टर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर चेंज कर गया, तो जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बेसिक एलिमेंट्री, चेंज इन, सॉरी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट का एक टेक्निकल मतलब याद रखना है, इट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर,
चेंज इन पोजीशन वेक्टर से अगर हम इसको लिख लेंगे तो अब चेंज इन पोजीशन वेक्टर आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस डायग्राम में डेल्टा आर वेक्टर किधर होगा, तो क्लियरली डेल्टा आर वेक्टर ये होगा। आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से देख सकते हैं, वेक्टर ओ ए प्लस ए बी की वैल्यू ओ बी के बराबर हो जाएगी। तो ए बी वेक्टर को मैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकता हूं। तो ये मेरा डेल्टा आर वेक्टर हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये होगी हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट के साथ हम टर्म रिलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी, एंड एवरेज वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय द टाइम। तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, दूसरा हम उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म यूज करते हैं एंड दैट इंपॉर्टेंट टर्म इज पाथ लेंथ, जिसको हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बोलते हैं। थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देंगे, मैं केवल डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूं तो अलग बात होती है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं तो अलग बात होती है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, तो इट इज दी ऑफ कोर्स स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ए बी। ठीक है, मैं ये पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, तो इट इज द लेंथ ऑफ दिस पाथ। ये जो पाथ मैंने ड्रॉ किया इसकी लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस, सिंगल वर्ड डिस्टेंस एक अलग मतलब रखता है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक अलग मतलब रखता है। तो ध्यान रखना, कई बार पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इसका मतलब है डिस्टेंस बताना है, यानी दूरी बतानी है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज इट मूव्स फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू गिवन पोजीशन, तो वो एक अलग चीज है। तो पाथ लेंथ इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये पाथ लेंथ हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ कोर्स विल बी इन जनरल डिफरेंट फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इतनी आसानी से नहीं निकलेगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा जाएगा तो आपको बहुत ध्यान से सोच समझ के काम करना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन वॉचिंग फॉर दी क्वेश्चन कि वो पूछ क्या रहा है। तो अगर किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ लिया तो मेहनत करनी पड़ेगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है आपको इस कर्व की लेंथ, ये जो मैंने ग्रे कर्व बनाया, इस कर्व की लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। एंड हाउ डू यू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व? तो यहां तक कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, मैं आगे स्क्रॉल कर रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब है लेंथ ऑफ अ कर्व। नाउ हाउ डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व? तो हाउ डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ अ कर्व? तो एक्स वाई प्लेन में मैं कर्व बना रहा हूं, 3D में नहीं लेकर जा रहा हूं फिलहाल इसको। तो ये कोई मेरे पास कर्व है, और सपोज इस कर्व की इक्वेशन अपने को मालूम है y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स, और मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इसकी इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक मिनट, चलो ठीक है। तो इसकी इक्वेशन दे रखी है आपको, आप इस पे कोई एक पॉइंट लेते हैं। चलो मैं इस कर्व को थोड़ा सा दोबारा से रीड्रॉ कर रहा हूँ एक बार, जस्ट अ मोमेंट। थोड़ा सा ठीक लगे बस देखने में, इसलिए। तो ये मैंने कर्व बना लिया, और इसकी लेंथ मेजर करने के लिए क्या करेंगे, तो सपोज इस पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये x और ये y, दिस इज a। इसके नेबरहुड में बिल्कुल बहुत क्लोज एक दूसरा पॉइंट है, मैंने डायग्राम में क्लोज नहीं बनाया बट एक्चुअली इट इज वेरी क्लोज, और ये डिस्टेंस x प्लस dx है, और ये y प्लस dy है। अपने को इस कर्व की लेंथ निकालनी है, मतलब अपने को ये वाली लेंथ चाहिए। इस लेंथ को मैं ds लिख रहा हूँ, ds इज दी लेंथ AB, और क्योंकि ये dx है तो AB को एक स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं, ठीक है। और अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये dx है, ये dy है, तो ds कितना हो जाएगा, क्या मैं ds को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। और अगर मेरे को टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है, जिसको मैं s से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दिस विल बी समेशन ऑफ ds। समेशन ऑफ ds का मतलब ध्यान से समझ लें, समेशन ऑफ ds का मतलब है समेशन अंडर रूट ऑफ dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। इसको आप इसमें से dx बाहर निकाल लेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, इसकी समेशन, इसकी इंटीग्रेशन। तो ये आपका लेंथ ऑफ द कर्व या फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। सर तो मतलब ये ऐसे थ्योरेटिकली तो समझ आ गया, लेकिन अगर कोई इक्वेशन दी तो इसको एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे? पहले डिफरेंशिएट करेंगे dy को dx से, उसके बाद कुछ। जैसे आपको एलिप्स की पेरीमीटर निकालना है, आपको एलिप्स का पेरीमीटर निकालना है, मतलब मुझे नहीं पता ये इंटीग्रेट होगा कि नहीं होगा, भैया मैंने दे दिया, मुझे नहीं मालूम हमें इतनी इंटीग्रेशन आती है कि नहीं आती है, बट इफ वी वांट टू फाइंड द पेरीमीटर तो कैसे करेंगे इसको। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मैं 1/4 का निकाल लेता हूँ और उसका 4 टाइम्स कर लूंगा, है ना। यस सर। So the length will be 4 times of, the perimeter will be 4 times of under root of 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। यहाँ से dy by dx निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट कर दो इसको। हाँ जी, यहाँ से डिफरेंशिएट करो इसको, मेरे पास आ जाएगा 2x by a square plus 2y dy by dx by b square is equal to 0, and that gives you dy by dx is equal to minus x by y इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ अब मैं, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर ए की पावर 4 डी एक्स। अब वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें डाल दो,
तो ये आपके पास एक एफ ऑफ एक्स डी एक्स जैसा फंक्शन बन जाएगा। एक्स की रेंज आप ले लो 0 टू ए, लेंथ ए होती है ना, तो एक्स रेंजेस फ्रॉम 0 टू ए और उसका 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो जब भी आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना होगा तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं अभी कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको, एक आधा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में बात करेंगे, बाकी हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे। मोस्टली मोशन इन 1D में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड के। मोशन इन 2D में कुछ टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं ओलंपियाड टाइप जिसमें पूछा जा सकता है, तो देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में निकालना सीखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो शायद वो मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। इंटीग्रेट तो ये भी हो रहा है बट अब मेरी हिम्मत नहीं है अभी, और मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम ऑन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल निकालने का तरीका, राइट। तो मोशन को करेक्टराइज करने की बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कब कहाँ होगा। तो मैंने कुछ टर्म्स डिफाइन शुरू करी, एक डिस्प्लेसमेंट और एक एवरेज वेलोसिटी, फिर एक डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड ऑफ कोर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज रिलेटेड विद एवरेज स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज रिलेटेड टू एवरेज speed. Average speed is total distance traveled upon time taken. Now I define another term, instantaneous velocity. So instantaneous velocity is the immediate rate of change of position vector. तो एक इनफिनिटेसिमली स्मॉल टाइम dt के अंदर पोजीशन वेक्टर में जो चेंज हो रहा है वो होगी हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं उस डायग्राम में वापस आ रहा हूं, और इस डायग्राम में आप देखें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्या मतलब होगा। तो एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी किधर होगी, तो ये टेंजेंट के रंग होगी इस पाथ के, और एक बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ए से मूव करके ए डैश पे आता है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आर से बढ़ के आर प्लस डी ऑफ आर वेक्टर हो जाता है, और ये आपका ये आपका डी आर वेक्टर है। ए से ए डैश तक का, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस है, तो इंस्टेंटेनियस भी आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी डी आर बाई डी टी होगी, और ये टेंजेंट के लॉन्ग होगी। वो आपको डायग्राम को देख के समझ में आ रहा है, डी आर विल बी टेंजेंट, क्योंकि जब हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे तो हम 2 पॉइंट्स की बात कर रहे थे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी will be along the tangent to the path. मैं इसको मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूं और वैसे भी शो कर सकता हूं। तो आप देखें कि अगर आप ऐसे किसी कर्व पे चल रहे हैं, ध्यान से समझना, ये एक्स-टी ग्राफ नहीं है। ये बड़ी कॉमन सी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप से भी वेलोसिटी निकलती है। तो हम बहुत कॉमनली पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं और उसकी स्लोप निकालते हैं, उससे भी वेलोसिटी निकालते हैं। दिस इज नॉट पोजीशन टाइम ग्राफ, मैंने एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट का पाथ बनाया है। दिस इज दी path along which the object moves, right?
और इस पाथ पे जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो अगर मैं कोई 2 पॉइंट्स लेता हूं ए और बी, और आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो डेल्टा आर रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल, राइट, फॉर अ फाइनाइट टाइम इंटरवल. लेकिन अगर मैं dr की बात करता हूं तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है. तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट ए. तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब है नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. तो नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करने का तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल सा लॉजिक क्या होगा कि आप बी को ए के क्लोज लेकर आते जाएंगे. तो जैसे जैसे बी को ए के क्लोज लेकर आते जाएंगे, आपका टाइम इंटरवल छोटा छोटा होता चला जाएगा, और जब आप बी को ऑलमोस्ट ए के पास ले आएंगे, तब जो आपकी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी, जब भी आपका बिल्कुल ए के क्लोज आ जाएगा, तब आपका बनेगा dr वेक्टर. तो dr वेक्टर इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी along the टेंजेंट. ठीक है, तो ए के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. अब नाउ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज dr बाय dt. तो वेलोसिटी इज पैरेलल टू dr वेक्टर. इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर is going to be along the tangent. ठीक है, तो आप किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी बनाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी along the tangent. तो हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? सर, तो हम एक्सटी ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं निकाल सकते? एक्सटी ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो निकलेगी, वो एक्सटी ग्राफ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट की स्लोप मेजर करेंगे, वो आपको बता देगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है. आप एक्स वाई ग्राफ से, आप पाथ से केवल इंस्टेंटेनियस वैल्यू की डायरेक्शन बता पाएंगे. आप उल्टा सोच रहे हैं. क्या सोचना है? एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी तो निकल जाएगी, पाथ से केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन निकलेगी. अगर मैं आपसे पूछूं बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो आप नहीं बता सकते. अगर मैं आपसे पूछूं बी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आप बता सकते हैं. ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो tan थीटा dy बाई dx होगा, और tan थीटा इज नॉट वेलोसिटी. The velocity at B is not equal to tan theta. लेकिन अगर मेरे पास xt ग्राफ है, और xt ग्राफ में किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस टेंजेंट की स्लोप निकालेंगे थीटा, तो tan थीटा आपका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बताएगा उस पॉइंट पे. और अगर आप yt ग्राफ बनाते हैं, और yt ग्राफ पे किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और फाई निकाल लेते हैं, तो tan फाई आपको बताएगा y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. जबकि ये जो मैंने x और y बनाया है, ये मेरे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन है, जहां पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है. और ये जो मैंने ये बनाया ग्रे कर्व, ये कर्व उसका एक्सटी ग्राफ या वाईटी ग्राफ नहीं है. ये क्या है? कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उसका पाथ रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करके केवल और केवल वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई जा सकती है. तो थीटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट बी. सर एक्सटी से डायरेक्शन नहीं बताई जा सकती? हाँ, एक्सटी से केवल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताया जा सकता है. मतलब आरटी से कर ले हम.
आरटी ग्राफ नहीं होता ना, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं बना रहे ना हम। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया सपोज। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में या तो x वर्सेस t ग्राफ बनाओगे या y वर्सेस t ग्राफ बनाओगे। तो उसमें उसमें वेलोसिटी का निकालने के लिए हम ओरिजिन से लेंगे ना वेक्टर, किसमें? xt ग्राफ में। xt ग्राफ में आप क्या क्या बोल रहा है, ओरिजिन से वेक्टर लेंगे मतलब? वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ओरिजिन से वेक्टर लेंगे, नहीं पॉइंटर, नहीं जैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वैसे नहीं। नहीं, आप xt ग्राफ से vx निकाल लेंगे, yt ग्राफ से vy निकाल लेंगे, उसके बाद आपकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, माइक ऑफ कर लो यार, कान में बहुत जोर से बज रहा है, vx i कैप प्लस vy j कैप। What is vx? The rate at which x coordinate changes with time. What is vy? The rate at which y coordinate changes with time। और ये यहां से आएगा, देखो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया मैंने, dr by dt and r is x I cap plus y j cap, तो dr vector is dx I cap plus dy j cap, तो velocity is dr by dt, that means velocity is dx by dt I cap plus dy by dt j cap। यहां से vx की वैल्यू dx by dt और vy की वैल्यू dy by dt। और अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, ये ना तो ऑब्जेक्ट का एक्स टी ग्राफ है, ना ये वाई टी ग्राफ है, ना ये वो एक्स वाई प्लेन है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, बस ये मैं वेलोसिटी का वेक्टर बनाने के लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहा हूं। तो अगर वेलोसिटी ऐसे है तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक vx और एक vy। तो ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, vy by vx, ठीक है, क्यों? और vy dy by dt है और vx dx by dt है, तो ये tan थीटा dy by dx आ गया। और dy by dx क्या था, जिस xy प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उस पे जो ऑब्जेक्ट का पाथ था उसकी स्लोप, तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द पाथ। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन is the direction of the tangent to the path at the given point। तो पोजीशन टाइम ग्राफ्स अलग चीज है, पाथ ड्रॉ करने वाला डायग्राम एक अलग चीज है जिसमें आप ऑब्जेक्ट का पाथ दिखा रहे हैं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। और हाँ सर थोड़ा सा पूरा ग्राफ देख, बस बस नोट डाउन करना था। तो मतलब xt yt से हम दोनों डायरेक्शन मैग्नीट्यूड देख सकते हैं, लेकिन y एक्सिस सिर्फ डायरेक्शन देख सकते हैं। बिल्कुल, पाथ से आपको केवल भी पाथ प्लॉट कर दिया तो उससे स्पीड तो नहीं पता चल रही है, क्यों? खाली यस पाथ सर। ड्रॉ करने से स्पीड तो नहीं पता चल रही है। या साथ में घड़ी लगी और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स और ये बता रखो इस समय यहाँ था, इस समय यहाँ था, इस समय यहाँ था, फिर पता चलेगा। सर एक नया आइडिया आया था सर। हम्म क्या हम ऐसा कर सकते हैं 3 डिग्री में 2 डिग्री मोशन को डिनोट करें एक्स वाई में और फिर जेड एक्सिस के लोग टाइम दिखा दें? तो z एक्सिस के लॉन्ग टाइम दिखा देंगे तो फिर हम क्या बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे एक। सर ऐसे ज्यादा तो मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा, लेकिन मतलब मैं मतलब ये था कि हम लोग कुछ नहीं कर नहीं, सकते हैं। सर स्पेस टाइम में ये होता है ना कि 3D और चौथे के टाइम दिखा देते हैं, तो इसलिए कहते हैं 4D होता है जो भी होता है।
ये तो हाँ स्पेस टाइम में पता होता है ना। नहीं। वो विजुलाइज करने के लिए हाँ अलग तरीके का दिमाग चाहिए। वही। सर अभी तो सीधे विजुअलाइज नहीं होता है सर। अभी तो तुम साधारण मोशन विजुलाइज कर लो, वही बहुत है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स बहुत है हमारे लिए। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो अब मतलब इधर को नीचे। ठीक है। चलें आगे। हाँ सर। अब हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन कर ली। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज dr by dt, राइट। और dr वेक्टर हमारा dx i कैप प्लस dy j कैप आ गया, राइट। अब ध्यान से जरा टर्म्स के ऊपर फोकस करना। तो dr वेक्टर को लिख सकता हूं v वेक्टर इंटू डी टी। और अगर मेरे को टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना है, दिस इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये इंटीग्रेशन डी ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी हो जाएगा से टाइम इंटरवल t1 से लेकर t2। एक ऐसा टाइम इंटरवल जिसकी बिगिनिंग टाइम इंस्टेंट t1 पर है और फिनिशिंग टाइम इंस्टेंट t2 पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ड्यूरिंग द इंटरवल t इज इक्वल टू t1 से लेकर t इज इक्वल टू t2 तक, राइट। अब हम एवरेज वेलोसिटी को कैसे डिफाइन कर रहे थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt t1 से t2 डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो ये होगी हमारी एवरेज वेलोसिटी, इंटीग्रल वेलोसिटी dt डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और उसकी टाइम के साथ एवरेज निकाली गई है। इन जनरल कोई भी क्वांटिटी y टाइम का फंक्शन है और आप उसकी टाइम एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इट इज समेशन y dt से t चेंजेस फ्रॉम t1 टू t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1।
सर एक मिनट ऊपर करना, एक डाउट था। सर इसमें हमने dr को जब इंटीग्रेट किया तो ये तो डिस्टेंस देगा ना, क्योंकि छोटे छोटे उसको इंटीग्रेट किया है। हाँ अभी समझते हैं, इसको अच्छे से समझाता हूँ। dr वेक्टर की इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड केयरफुली। dr वेक्टर की इंटीग्रेशन को जियोमेट्रिकली इंटरप्रेट करते हैं। कैसे ऐड करते हैं वेक्टर्स को? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, राइट? तो ज्योमेट्रिकली मान लो ऑब्जेक्ट किसी ऐसे पाथ पे जा रहा था, ठीक है? dr वेक्टर का मतलब, तो dr वेक्टर का मतलब क्या? पहले एक डिस्प्लेसमेंट ये, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये डिस्प्लेसमेंट, फिर ये डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ इन सारे वेक्टर्स का सम क्या होगा? हाँ समझ गया, डिस्प्लेसमेंट ही होगी कि वेक्टर सम है। तो इन सारे वेक्टर्स का सम ये होगा। ये चीजें काम आएंगी आगे, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होने वाली हैं, खाली मोशन में नहीं यूज होने वाली हैं। मुझे आपको वेक्टर्स और अच्छे से सिखाने हैं, इसलिए मैं आपको इन सब चीजों पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? तो dr वेक्टर्स की बात हम कर रहे हैं। सेकंड होल्ड करना है यार, 2 मिनट का ना रेस्ट चाहिए इसको। ये इसका पेन थोड़ा गड़बड़ कर जाता है। 2 मिनट होल्ड करेंगे, मौन रखेंगे 2 मिनट का, बिल्कुल। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं एक बार, शायद चल पड़ेगा अब। तो ऐसे आप चल रहे थे, तो dr वेक्टर का मतलब ये वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर, इन सारे वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं आप, राइट? तो अगर आप इन सारे वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वेक्टोरियल एडिशन से आपके पास ये आने वाला है, राइट? तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dr वेक्टर। मैं यहाँ पे बकायदा आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना के दिखाता हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये हमारे ऑब्जेक्ट का पाथ फॉलोड है, और मैंने ए से बी तक dr वेक्टर की समेशन की। तो वेक्टर ए बी विल बी dr वेक्टर की एडिशन। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ए बी? ds के की इंटीग्रेशन, मैग्नीट्यूड। ds की इंटीग्रेशन, राइट? ds कितना लिखा था हमने? अंडर रूट dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, राइट? अब ध्यान से देखिए, dr कितना था? dr वेक्टर था dx i कैप प्लस dy j कैप। तो dr वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर, राइट? तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन मॉड ऑफ dr वेक्टर है, ठीक? ठीक है, अब ध्यान से समझना, 3 टर्म्स हैं। एक dr वेक्टर की इंटीग्रेशन, एक
मॉड ऑफ डी आर वेक्टर की इंटीग्रेशन, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगी। एक आगे जाके और टर्म देखेंगे, केवल इंटीग्रेशन डी आर। इंटीग्रेशन डी आर में आर क्या चीज है, क्या आपको, अच्छा चलो, डी ऑफ आर वेक्टर के मॉड और डी आर में डिफरेंस समझ में आता है? सर आपने तो बताया था सेम नहीं होते दोनों। सर डी आर मतलब डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड और डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन तो वेक्टर। डी आर का मतलब है डी ऑफ दिस, राइट? हाँ सर। क्या ये बराबर होते हैं? नहीं ना सर। नहीं नहीं नहीं। नहीं। हाँ, तो ये वेक्टर आर है और इसकी लंबाई आर है, तो डी आर की इंटीग्रेशन का मतलब है आर बी माइनस आर ए, चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मोशन के अंदर ये किसी काम का नहीं है। तो ये आर ए हो गया और ये आर बी हो गया। तो मोशन के अंदर खाली डी आर की इंटीग्रेशन किसी काम की नहीं है। हाँ, जब हम कंजर्वेटिव फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल फोर्स GM1 M2 बाय आर स्क्वायर या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर करेंगे, उसमें ये चीज काम आने वाली है। तो ये एक बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वांटिटी है। ठीक। और सर क्वेश्चन में तो हमें डी आर वेक्टर ही दिया होता है ना, तो हम जैसे जो आपने ए बी की लेंथ बताई वो कैसे निकालेंगे? देखते हैं कैसे निकालेंगे, आते हैं उस पर। कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे, मैं आपका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या टर्म्स हैं। अब डी आर तो निकाल ही सकते हो ना आप, डी ऑफ आर वेक्टर निकाल सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इनटू dt से। तो ds कितना हो जाएगा, ds इज मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ v dt। और ये वेक्टर है और स्केलर का मल्टीप्लीकेशन है, तो इसमें तो मॉड तो यहाँ लगा दूं चलेगा ना। हाँ सर। तो ds will be इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू dt, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर अंडर रूट होगा, बोलो। हाँ यस सर। सर। इनटू dt। और अब देखो ये वही पुराना बन जाएगा, vx को मैं dx बाय dt का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, vy को dy बाय dt का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इनटू dt। बना कि नहीं बना वही है वापस? यस सर। तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस इंटीग्रल से निकालना है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम निकालेंगे तो इंटीग्रेशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू dt से निकालेंगे। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और टर्म डिफाइन करता हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। Instantaneous speed is the rate at which the distance traveled by the object changes with time. Instantaneous speed is the rate at which the distance traveled by the object changes with time. So v is ds by dt, और ds ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ds is mod of dr। तो speed is mod of dr by
dt, that means mod of dr by dt, what is the magnitude of velocity. So instantaneous speed is the magnitude of velocity. बट अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की, एवरेज स्पीड is a total distance traveled upon time taken, and total distance traveled will be integration of ds by delta t, which is of course not equal to mod of integration dr by delta t in general, है ना? क्यों? Total distance traveled is not equal to total displacement. So average speed is in general not equal to average velocity. Equal हो सकते हैं, they may be equal. कब? If there is no change in direction of motion. If there is no change in the direction of motion. सर हाँ जी, इसका कॉन्वर्स भी ट्रू रहेगा ना? मतलब मतलब if there is no change in direction of motion, तो ये कंक्लूड कर सकते हैं क्या? हाँ, तो यहाँ डबल एफ लगा लेते हैं. डबल एफ सिंगल एफ में क्या डिफरेंस होता है? मतलब ए बी को इम्प्लाई करे और बी ए को इम्प्लाई करे. नहीं मतलब नहीं समझा. इफ एंड ओनली इफ को डबल एफ लिखते हैं. ओके. इफ एंड ओनली इफ आई डबल एफ लिखते हैं. ठीक है. ठीक है, एक सेकंड होल्ड करेंगे जरा. एक बार मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को dr बाय dt लिखने का, या फिर वेलोसिटी को vx i कैप प्लस vy j कैप लिखने का, vx को dx बाय dt लिखने का, vy को dy बाय dt लिखने का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझा देता हूं आपको. इसका मतलब क्या है? तो आप किसी मूवमेंट पे यहां पर है पार्टिकल और इसका कोऑर्डिनेट्स इसके एक्स और वाई हैं और इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे सपोज इस डायरेक्शन में है. सपोज दिस इज द वेलोसिटी और इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा. ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे.
एक स्मॉल टाइम इंटरवल dt लेते हैं। इस स्मॉल टाइम इंटरवल dt में ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया। स्मॉल टाइम इंटरवल dt का मतलब है इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, और उसमें ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में ही क्या होगा। तो ये जो वेक्टर दिख रहा है आपको a से b की तरफ, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट दिख रही है, जिसको v dt लिख रहे हैं। अब सपोज जो हमारी वेलोसिटी है वो हमारे x और y एक्सिस के साथ थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल बना रही है। तो वेलोसिटी को हम डीकम्पोज कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, जिसको हम vx और vy लिख लेते हैं। vx इज v cos थीटा एंड vy इज v sin थीटा। अब इसको जरा यहाँ देखें, ये ए बी वेक्टर था। अगर मैं ए बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहाँ पे थोड़ा मैग्नीफाई कर रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं ए बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं यहाँ पे, तो ये लेंथ और ये लेंथ x में स्मॉल इंक्रीमेंट को रिप्रेजेंट करेगी और ये लेंथ y में स्मॉल को। और अगर a के कोऑर्डिनेट x, y थे तो b के कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स, y प्लस डी वाई हो जाएंगे। dx की वैल्यू ए बी इंटू कॉस थीटा होगी और dy की वैल्यू ए बी इंटू साइन थीटा होगी। और ए बी जो है वो v dt होगा, ए बी इज v dt और dy हो जाएगा v dt साइन थीटा। तो अभी आप समझें कंपोनेंट्स बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है, कि आप दो अलग अलग डायरेक्शन में चेंजेस देख रहे हैं। आपने वेलोसिटी का एक कंपोनेंट बनाया vx x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट बनाया vy y डायरेक्शन में। जो x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो x को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, और जो y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है वो y को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। आप देख सकते हैं जो मैंने dx की वैल्यू लिखी, वो लिखी मैंने v dt cos थीटा विच इज vx dt, और dy की वैल्यू लिखी v dt sin थीटा विच इज vy इंटू dt। अब आपका जो dr वेक्टर है वो dx i कैप प्लस dy j कैप हो गया, और वेलोसिटी इज dr बाय dt, तो ये dx बाय dt i कैप प्लस dy बाय dt j कैप होगी। तो आपको कंपोनेंट्स बनाने का सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए कि आपने r वेक्टर को भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस पे बने हुए वेक्टर्स का मान लिया, और वेलोसिटी को भी उन्हीं दो डायरेक्शंस पे बने हुए वेक्टर्स का मान लिया। ये जो रिजोल्यूशन होता है वेक्टर्स का x और y के लॉन्ग, ध्यान से समझेंगे, r को भी x और y के लॉन्ग रिजॉल्व कर रहा हूं और वेलोसिटी वेक्टर को भी x और y के लॉन्ग रिजॉल्व कर रहा हूं। इससे मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, अब r का जो x के लॉन्ग कंपोनेंट है और वेलोसिटी का जो x के लॉन्ग कंपोनेंट है वो एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे सीधे सीधे, v इक्वल टू dx बाय dt। ऐसे ही r वेक्टर का जो y के लॉन्ग कंपोनेंट है और वेलोसिटी को भी उसी y डायरेक्शन में रिजॉल्व किया, उससे मेरे पास vy इज इक्वल टू dy बाय dt आ गया। कुछ पूछना है इसमें? नाउ देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। एक दूसरा तरीका हम यहाँ पे और सोचते हैं, ध्यान से समझेंगे इस चीज को। अब सपोज ये XY प्लेन है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और किसी इंस्टेंट पे ये ऑब्जेक्ट यहां पर था, और बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी
इन दिस डायरेक्शन, वो यहां पहुंच गया, तो ए से बी पर पहुंच गया, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट है ए बी। ये जो लेंथ ए बी है ये वी डी टी के बराबर है। ठीक है, अब ध्यान से सुने, मैं ए पर जब ये था जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस था आर और ये एंगल था थीटा, ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर है और इस पोजीशन वेक्टर के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वेक्टर के दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है उसका ओरिजिन से डिस्टेंस आर और डायरेक्शन का मतलब एंगल थीटा। तो जब ऑब्जेक्ट ए से बी पर चला गया तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस भी बदल गया, तो जब वो यहां था तो ये लेंथ आर थी, अब ये लेंथ आर प्लस डी आर है। अब समझ रहे हैं डी आर का मतलब क्या है, डी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस आर। ठीक है, और इसका जो एंगल थीटा है वो भी बदल गया, पहले थीटा था अब वो थीटा प्लस डी थीटा हो गया। सो यू कैन ऑल्सो थिंक इन टर्म्स ऑफ कि जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे बदला और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसके पोजीशन वेक्टर की जो ओरिएंटेशन थी वो कैसे बदली। तो फॉर दैट मैटर आई नीड टू यूज अ डिफरेंट पैरामीटर। मैं इसकी वेलोसिटी का आर वेक्टर के साथ एंगल बनाता हूं, ये वेक्टर आर है इसका पहले वाला, और इसकी वेलोसिटी का आर वेक्टर के साथ कुछ एंगल ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस एंगल एज फाई। अब ध्यान से देखना, मैं वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना रहा हूं, मैं इस ए बी को रिजॉल्व करता हूं। ये जो लेंथ ए बी है ध्यान से देखो, मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी से रेडियल लाइन पे, ये जो इसकी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ए बी थी मैंने इसका एक इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओरिजिनल डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो पहले था वहां पे ऑब्जेक्ट, और ये एंगल मैंने फाई माना। तो ये लेंथ कितनी आएगी, इसको मैं एन लिख लेता हूं, तो ए एन कितना आएगा, ए बी कॉस फाई, और बी एन आएगा मेरा ए बी साइन फाई। ए बी कॉस फाई का मतलब है वी डी टी कॉस फाई, और ये हो जाएगा वी डी टी साइन फाई। ठीक है, अब ये एंगल आपका 90 है, ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है। ये ध्यान से देख के बताओ सोच के कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ओ एन बी, इस ट्रायंगल ओ एन बी में ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल कितना है डी थीटा, विच इज इनफिनिटेसिमली स्मॉल। तो क्या मैं ओ एन और एन बी को इक्वल लिख सकता हूं? यस सर। है ना, और क्या मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं कि डी आर की वैल्यू ए एन के बराबर है? ओएन और एनबी की ओएन और ओएन और ओबी ओ एन और ओ बी बराबर है, ओ एन और ओ बी बराबर है, और डी आर को ए एन लिख सकता हूं, ये ए एन है मेरा, यानी वी डी टी कॉस फाई, राइट। तो डी आर विल बी वी डी टी
cos phi, right? कोई डाउट? और bn को r d थीटा लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, मतलब r प्लस डी आर इंटू डी थीटा लिखेंगे, bn को r प्लस डी आर इंटू डी थीटा लिखेंगे, तो एक r d थीटा, एक dr इंटू डी थीटा, dr इंटू डी थीटा इज नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपैरिजन टू r d थीटा, तो bn अप्रोक्सीमेटली r d थीटा अंडर द लिमिट थीटा डी थीटा टेंडिंग टू 0, तो bn बिल्कुल बढ़िया तरीके से r d थीटा लिखा जा सकता। बोलो कोई दिक्कत? तो d थीटा की वैल्यू bn अपॉन r हो गई। हाँ सर। So dr which is an is v dt cos phi, इसको v cos phi इंटू dt लिखते हैं, और d थीटा की वैल्यू bn बाय r, bn कितना था? v dt sin phi by r, that is v sin phi into dt by r। अब v cos phi क्या चीज है? v cos phi वेलोसिटी का कंपोनेंट है r वेक्टर के पैरेलल। बोलो। और v sin phi क्या चीज है? वेलोसिटी का कंपोनेंट है r वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो जो प्रीवियस केस था जिसमें मैं dx और dy की टर्म्स में सोच रहा था, उसमें मैंने क्या किया था, मैंने r को भी x और y कंपोनेंट में ब्रेक किया था और v को भी x और y कंपोनेंट में ही ब्रेक किया था। तो vx dx के लिए रिस्पॉन्सिबल था, vy dy के लिए। यहाँ पे मैंने r को ब्रेक नहीं किया, मैंने केवल ये सोचा कि r के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में सोचना है, तो मैंने वेलोसिटी को रिजॉल्व किया, एक r के पैरेलल और एक r के परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी का r के पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और जो उसका r के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। dt लिख देते हैं, या v थीटा लिख देते हैं, या v परपेंडिकुलर लिख देते हैं। v थीटा लिख देते हैं, v थीटा का मतलब है r के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन, थीटा के इंक्रीज करने वाली डायरेक्शन जो है। तो dr by dt is the radial component of velocity and d theta by dt is the transverse component of velocity divided by r। इसको मैं बोल सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर, बोल सकता हूं। कुछ देखा देखा लग रहा है कि नहीं? है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में। हमने जब केवल वेक्टर्स घुमाए थे और उनकी डायरेक्शंस के चेंज के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था। एक वेक्टर को टर्न कर दिया अपनी टेल के अबाउट डी थीटा से, तो उसका चेंज निकाला था हमने। So there are two ways of representing motion। एक वे होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना, जिसमें सारी चीजों को x और y के अलॉन्ग रिजॉल्व करते हैं, और एक होता है
पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करना, जिसमें हम बजाय एक्स और वाई की आर और थीटा की टर्म्स में सोचते हैं। तो दिस इज बेसिकली नोन एज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर वी यूज इंस्टेड ऑफ एक्स एंड वाई we use r and theta. What is r? Distance from origin, and theta is the angle made by the position vector with respect to a fixed reference line. x एक्सिस लिया हुआ जैसे मैंने इस केस में। कोई कुछ पूछना चाहता है? सर थोड़ा स्कूल अप करें। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ सर थोड़ा सा। ये हाँ डायग्राम से। सर इसका भी पीडीएफ शेयर करोगे ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, पीडीएफ सबका शेयर होगा, वीडियो लेक्चर भी शेयर होगा, डोंट वरी। सर ऐसे थोड़ा सा नीचे। ये बस लास्ट वाला पार्ट रह गया और नीचे कर दो।
सर थोड़ा ऊपर करो ना ग्राफ। चलो आईटी में से क्वेश्चंस आते हैं। बेटा ये आपकी स्किल्स डेवलप करने के लिए है। इट इज नॉट अबाउट कि आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आता है। इट इज अबाउट कि अगर आप ये अप्रोच सीख पाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने की बजाय अगर ये वाला सिस्टम यूज करेंगे तो क्वेश्चंस ज्यादा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा तो मतलब अभी थियोरेटिकली तो अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन मतलब यूज करने में पता नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मैं यूज भी करवाऊंगा यार। अभी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो प्रैक्टिकल भी करेंगे ना। वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। अगर मैं आप लोगों के साथ इतने दिनों से वेक्टर्स पे और इन सब चीजों के ऊपर लगा हुआ हूँ कोर सब्जेक्ट पढ़ाने के बजाय, तो मैं आपको एक स्किल्स देना चाह रहा हूँ जिससे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल मेथड से अटैक कर पाएंगे। सर वो आपने सर्कुलर मोशन का किया था ना सर, वो इससे बहुत इजी हो गया था। हाँ सर्कुलर मोशन है। आगे जाके सेंट्रल फोर्स मोशन पढ़ेंगे। जैसे ग्रेविटेशन में प्लैनेट्स का मोशन हो रहा होगा अर्थ के अराउंड, सन के अराउंड, या अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स मूव कर रही होंगी, उसका मोशन डिस्क्राइब करेंगे। उसमें ये चीजें बहुत काम आएंगी। और हम फोकस, आप इसको ना मतलब ऐसे मत समझो कि कुछ एक अलग तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं आपको केवल चेंजेस इन वेक्टर्स को विजुलाइज करना सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप किसी वेक्टर के चेंज को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो वेक्टर आर में चेंज डी आर वेक्टर से भी विजुलाइज किया जा सकता है, या उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के चेंज से अलग अलग भी विजुलाइज किया जा सकता है। तो अगर हम डी आर वेक्टर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बस इतना ले लिखते हैं कि हाँ डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप हो गया। उस मेथडोलॉजी के अंदर अपने को देखकर एक्सप्रेशन को कहीं से भी फील नहीं आती कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड में क्या चीज आया और डायरेक्शन में क्या चीज आया। बस इतना पता चलता हाँ वेक्टर बदल गया। और अगर आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप था तो डी आर वेक्टर डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप हो गया। ठीक है। वो जो वेक्टर मेथड है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करने वाला, वो आपको विजुलाइज कुछ नहीं करवाता कि हो क्या रहा है। जबकि इस मेथड में मैं आपको एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होने पर, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होने पर ये दिखा रहा हूं कि कैसे उसके पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला और कैसे उसकी डायरेक्शन बदली। और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट उसके पोजीशन वेक्टर के पैरेलल वाली डायरेक्शन में होगा जो उसकी लेंथ बदलेगा यानी डिस्टेंस बदलेगा, और एक कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर है जो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। ये यहाँ पर आपको इतना यूजफुल ना भी लग रहा हो, जब आप एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, और आपने जरूर सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन सुना होगा, तो एक्सेलरेशन में तो ये चीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से यूजफुल है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज कर रही है और डायरेक्शन कैसे चेंज कर रही है। सर ये वी थीटा को और वी आर को हमने डिफाइन किया है ना। हाँ वी आर को बोला रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, और वी थीटा को बोल रहे हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट। पोजीशन वेक्टर के पैरेलल और पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो उसमें हम इनिशियल और फाइनल, मतलब इनिशियल ले रहे हैं। इनिशियल और फाइनल तो डिपेंड करेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो उसका इनिशियल डिस्टेंस अलग होगा, फाइनल डिस्टेंस अलग होगा, और एंगुलर पोजीशन भी अलग हो गई होगी उसकी। ठीक है। अभी तो हम एक डिफरेंशियल टाइम के लिए लिख रहे हैं ना, dt के लिए हाँ। चेंजेस किया हुआ है। मान लो एक फिजिकल सिचुएशन समझाता हूं आपको जिसमें ये चीज यूजफुल हो सकती है। मान लो एक सर्कुलर डिस्क है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलाइंड है एक सर्कुलर डिस्क,
और इस सर्कुलर डिस्क में इसके डायमीटर के अलोंग एक ग्रूव बना हुआ है, एक पैसेज बना हुआ है, और उस पैसेज के अंदर हमने एक बॉल रख के छोड़ दी और वो डिस्क घूम रही है। ये एक डिस्क है और ये डिस्क हमारी इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट स्पिन कर रही है। इसको ऐसे करके सपोर्ट किया हुआ और ये ऐसे स्पिन कर रही है, और इस डिस्क में इसके डायमीटर के अलोंग एक ग्रूव है, मतलब एक पैसेज बना हुआ पूरा का पूरा, और इस पैसेज में एक बॉल मैंने एक्स डिस्टेंस पे या r0 डिस्टेंस पे रख के छोड़ दी। अब जैसे जैसे ये डिस्क टर्न करेगी ये बॉल रेडियली आउटवर्ड मूव करेगी, क्यों भाई? हाँ सर। तो इस बॉल की वेलोसिटी को एनालाइज करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप इसका सेंटर से डिस्टेंस देखें किस रेट से बदल रहा है, वो इसका वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट हो गया, और जैसे जैसे ये डिस्क घूम गई होगी बॉल की एंगुलर पोजीशन भी चेंज कर रही होगी, थोड़ी देर में बॉल यहाँ पहुंच गई होगी, डिस्क घूम के नई पोजीशन डिस्क की कुछ क्वेश्चन के ऐसी। बाद क्या बोला, सुनाई नहीं दिया सर, रिपीट कर सकते हो क्या? मैंने बोला कि ये बॉल जब इस नहीं सर, पूरा ग्रूव, क्वेश्चन सर, पूरा शुरुआत से क्वेश्चन डिस्क से। मैंने ये बोला कि मान लो एक डिस्क है मेरे पास, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में अलाइंड है और ये एक वर्टिकल एक्सिस के ऊपर स्पिन कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और इस डिस्क में एक ग्रूव बना दिया मैंने इसके डायमीटर के अलावा, पैसेज बना हाँ, दिए, हाँ, और उस पैसेज में एक बॉल रिलीज कर दी मैंने। हाँ, अब ये हाँ बॉल सर, रेडियली आउटवर्ड भी मूव करेगी और ये घूमेगी भी। हाँ, तो बॉल की वेलोसिटी को एनालाइज करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है यहाँ पर कि आप इसका सेंटर से रेडियल डिस्टेंस r देखें किस रेट से बदल रहा है, वो इसकी रेडियल आउटवर्ड वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा बॉल डिस्क के साथ साथ घूम रही होगी, तो ये जो पैसेज है ये थीटा एंगल से टर्न कर गया होगा किसी टाइम पर, तो ये थीटा भी बदल रहा होगा, तो बॉल की एक थीटा कैप के लॉन्ग वेलोसिटी आएगी, एक रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी। अगर मैं इसको ये विजुलाइज कराऊं तो ऊपर से देखने पर एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं ऊपर से देख के, और इनिशियली बॉल यहाँ थी और ये डिस्टेंस r0 था, और थोड़ी देर बाद ये बॉल यहाँ है और ये थीटा और ये r है। पहले डिस्क हमारी, डिस्क में जो ग्रूव था वो ऐसे अलाइंड था, अब डिस्क के घूमने की वजह से वो हमारा ग्रूव ऐसे लाइन हो गया। टॉप व्यू बना रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? हाँ सर, तो डिस्क के ग्रूव में जब ये बॉल मूव कर रही होगी तो इस बॉल के पास एक इधर को वेलोसिटी होगी, एक इधर को वेलोसिटी होगी, ये रेडियल कंपोनेंट हो जाएगा, ये थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में ये वाला मेथड यूजफुल साबित हो सकता है। सर और जो उसका ग्रूव की जो वॉल्स है वो नॉर्मल फोर्स लगा रही होंगी, इससे कुछ नहीं होगा? हाँ, वो अभी डायनेमिक्स नहीं ना डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो तुम्हें केवल वेलोसिटी बता रहा हूँ कैसे वेरी कर रही होगी। वैसे उससे लेंगे हम उसको कंसिडरेशन में, इस हाँ मेथड में? हाँ, क्यों नहीं लेंगे, जब मैं इसका डायनेमिक्स डिस्कस करूंगा तो मैं आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दूंगा और आपको नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा, उससे आपको रेजिस्टिव फोर्स भी निकालनी पड़ेगी, इसमें सूडो फोर्स भी आएगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही होगी, कॉरियोलिस भी लग रही हो सकती है, वो सब करेंगे फोर्सेस का एनालिसिस। सर तो आप थीटा कैप बता रहे थे, तो वो थीटा के डायरेक्शन के अलोंग होगा? हाँ, मतलब टेंजेंट के लॉन्ग होगा। तो हम यहाँ पे दो यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं, एक आर कैप और एक थीटा कैप।
इनके मैग्नीट्यूड फिक्स हैं लेकिन इनकी डायरेक्शंस फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोकल आर वेक्टर के लॉन्ग हो गए। जैसे जैसे आर वेक्टर बदलता जाएगा तो आर कैप भी बदलता जाएगा और थीटा कैप भी बदलता जाएगा। तो एक मेरे पास फिक्स्ड सेट ऑफ एक्सिस है, ध्यान से समझना, ये एक्स वाई एक्सिस फिक्स्ड है, ये नहीं चेंज कर रहा है। तो आई कैप और जे कैप मेरे स्टेशनरी वेक्टर्स हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जब यहां पर है किसी पॉइंट पी पर, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर है आर, उसको एक लिखने का तरीका तो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दूसरा लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखेंगे इन दो वेक्टर्स की टर्म्स में। इस यूनिट वेक्टर को लिख रहा हूं मैं आर कैप और इस यूनिट वेक्टर को लिख रहा हूं मैं थीटा कैप। ठीक है, तो जो वेक्टर आर होगा मेरा वो आर इंटू आर कैप होगा। अब इस बार ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, जबकि जब हम वेक्टर आर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखते हैं तो उसमें एक्स और वाई वेरिएबल नहीं होते, वो एक्स और वाई सॉरी आई और जे वेरिएबल नहीं होते, आई और जे कांस्टेंट होते हैं, केवल एक्स और वाई वेरी करते हैं। अब जब मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है वेलोसिटी v से, तो वेलोसिटी v का एक रेडियल कंपोनेंट होगा जिसके साथ आर कैप लिखा जाएगा और एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा जिसके साथ थीटा कैप लिखा जाएगा। जो ये रेडियल कंपोनेंट है ये dr बाई dt होगा और जो ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट है ये r टाइम्स d थीटा बाई dt होगा। ये हमने अभी पहले लिखे हैं। अब मैं इसको मैथमेटिकली ये वाली चीज आपको समझाता हूँ, ये चीज मैथमेटिकली कैसे आएगी। ध्यान देना जरा। आर वेक्टर को मैं लिख रहा हूं आर इंटू आर कैप। लेट अस टॉक ओनली अबाउट आर कैप। क्या मैं आर कैप को लिख सकता हूं कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप? बोलो। हाँ सर। और थीटा कैप, ध्यान से देखना, थीटा कैप इसके परपेंडिकुलर बना ना मैंने, तो ये 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो थीटा कैप को लिख सकता हूं माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। बोलो। अब जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा एंगल थीटा बदलेगा, तो आर कैप भी बदलेगा और थीटा कैप भी बदलेगा। अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं आर कैप को विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो क्या आएगा? थीटा में चेंज होने पर आर कैप की डायरेक्शन बदल जाएगी ना, तो डी बाई डी थीटा ऑफ आर कैप कितना आएगा? बोलो। थीटा का थीटा का ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, और ये हो जाएगा थीटा कैप। क्या लग रहा था आपको ऐसा ही होना चाहिए? ये आर कैप था और इसका एंगल थीटा था, जब मैंने इसको स्लाइटली घुमा दिया तो चेंज ये होगा कि नहीं? परपेंडिकुलर इसके पढ़ा है ना सामने। अगर एक वेक्टर को केवल टर्न करो तो जो चेंज इन वेक्टर आता है वो उस वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है। और डी थीटा कैप बाई डी थीटा कितना होगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा?
माइनस आर कैप। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप विच कम्स आउट टू बी माइनस आर कैप। ज्योमेट्रिकली फील आ रही थी कैसा हो रहा होगा? जब मैं इस थीटा को डी थीटा से बदलूंगा तो ये जो वेक्टर मेरा थीटा कैप था, जब आर घूम जाएगा तो ये भी तो घूम जाएगा ना ऐसे, इसका चेंज इधर आएगा। अब ये आपको विजुलाइज भी होना चाहिए ज्योमेट्रिकली और याद भी रहना चाहिए। तो अगर आपने इसको विजुलाइज भी कर लिया और याद भी कर लिया तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बड़ा मजा आर आता है। कैप वाला नहीं, ज्योमेट्रिकली नहीं समझ आया। डी थीटा कैप बाय डी थीटा, ये वाला हाँ ज्योमेट्रिकली नहीं समझ तो आया। ये आर कैप है, ये थीटा कैप है। फिर नाराज हो गया, 2 मिनट होल्ड करना पड़ेगा, वेट करो जरा। तो अगर थीटा कैप ने हमेशा आर कैप के परपेंडिकुलर रहना है। अगर मैं आर कैप को डी थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज टर्न करूंगा तो क्या थीटा कैप नहीं एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा? यस सर। तो थीटा कैप का चेंज थीटा कैप के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। थीटा कैप के परपेंडिकुलर हो तो या तो आर वेक्टर के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। अब डायग्राम में चेंज देख किधर आने वाला उसका। तो अगर मैंने इस अरेंजमेंट को टर्न कर दिया तो ये ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, कोई फायदा नहीं है। इसी डायग्राम में विजुलाइज कर ले यार। देखता हूँ एक मिनट। डी थीटा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। आर कैप का चेंज उसके परपेंडिकुलर। ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या उसको परपेंडिकुलर, हाँ ठीक है ना? और क्योंकि वो ऐसे टर्न कर रहा है, है। अब थीटा ऐसे है, उसका चेंज उसके हम्म परपेंडिकुलर क्योंकि वो ऐसे टर्न कर रहा ठीक है ना? यस सर। तो माइनस आर कैप आएगा इसलिए वो। अब इसको दूसरे तरीके से विजुलाइज करते हैं। आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर वेक्टर इज आर इंटू आर कैप। डिफरेंशिएट कर देते हैं डी ऑफ आर वेक्टर बाय डी टी। ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर इंटू आर कैप। दोनों चीजें वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक बार आर एज इट इज रखते हैं तो डी आर कैप बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ आर कैप प्लस अगली बार आर कैप को एज इट इज रखते हैं और डी आर बाई डी टी। ये क्या बन गया? डी बाई डी टी ऑफ आर कैप थीटा कैप और डी आर बाई डी टी को एज इट इज रखते हैं इनटू आर कैप। तो ये मेरा डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर बन गया, यानी वेलोसिटी वेक्टर। तो मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर क्या आ गया? डी आर बाई डी टी टाइम्स आर कैप प्लस, एक मिनट यहाँ कुछ मिस किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया ना, ये विद रिस्पेक्ट टू थीटा था, तो यहाँ पे एक डी बाई डी टी आएंगे तो इसमें एक डी थीटा बाई डी डी टी थीटा बाय बनेगा, डी टी आएगा। है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा आर डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप।
और यही मैंने वहां पे अलग से रिजॉल्व करके लिख के सिखाया था। दिस इज द रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सर ऊपर करोगे थोड़ा सा? सर आप इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग वापस बता सकते हो क्या, डी ऑफ आर कैप बाई डी थीटा का? तो बेसिकली आर कैप क्या बनाया मैंने, एक यूनिट वेक्टर है एक गिवन डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मतलब ऐसी एक मैंने डायरेक्शन चूज की, ये है ना, और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आर कैप। तो सपोज एक वेक्टर बना लेता हूं मैं यहाँ पे एक यूनिट लेंथ का, एक यूनिट लेंथ का, और ये वेक्टर मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी सारा मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा थीटा, तो ये यूनिट वेक्टर डिफरेंट होता जाएगा। अगर मैं थीटा को बदल के थीटा प्लस डी थीटा कर देता हूं, तो नया यूनिट वेक्टर इधर आ जाएगा। तो ये आर कैप प्लस डी ऑफ आर कैप हो गया ये वाला वेक्टर। हाँ सर। ये वाला वेक्टर आर कैप था, और ये जो नया वेक्टर मिला उसको डी थीटा से टर्न करने पर ये आर कैप प्लस डी ऑफ आर कैप। तो इस डायग्राम में ये होगा डी ऑफ आर कैप, है ना। अब डी ऑफ आर कैप का मैग्नीट्यूड अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो वो 1 इंटू डी थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये एंगल डी थीटा है और ये लेंथ 1 यूनिट है हमारी। राइट राइट। और इसकी डायरेक्शन की तरह इस वेक्टर की आर के परपेंडिकुलर। तो क्या मैं डी आर वेक्टर को लिख सकता हूं डी थीटा इंटू थीटा कैप। वेक्टर को कैसे लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। तो एक वेक्टर यूनिट वेक्टर को मैंने घुमा दिया, थीटा को डी थीटा से घुमा दिया, तो व्हाट इज द चेंज इन दैट वेक्टर, वो लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। हाँ सर ठीक है।
सर आपने डायग्राम बनाने के बाद जो एक्सप्लेन किया फिर से रिपीट कर सकते हो क्या सर? नेट चला गया था। तो मैंने ये बनाया कि ये वेक्टर आर है और ये ग्रे कलर में जो है ये ओरिजिनल वेक्टर आर है और ये जो पर्पल कलर में बनाया मैंने ये आर वेक्टर प्लस डी ऑफ आर वेक्टर है। तो ये मेरा चेंज इन वेक्टर आर है। एक तो ये चेंज इन वेक्टर आर आर कैप के परपेंडिकुलर है यानी ये थीटा कैप की डायरेक्शन में है। दूसरा इसकी जो लेंथ होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये वाली लेंथ 1 यूनिट इंटू डी थीटा। तो 1 यूनिट इंटू डी थीटा। तो वेक्टर डी ऑफ आर कैप मुझे लिखना था, तो पहले मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर उसकी डायरेक्शन दिखाई डायग्राम में थीटा कैप के अलॉन्ग। थीटा कैप एक वेक्टर ऐसा माना हुआ हमने आर के परपेंडिकुलर, तो ये मैंने डी ऑफ आर कैप लिख के दिखाया। सर तो ये ज्योमेट्रिकली उसका प्रूफ हो गया ना, अभी पीछे मैथमेटिकली दिया था। हाँ सर वो एक्चुअल में सर वो मतलब हम दो इसमें कर रहे हैं ना, एक वेक्टर के अलावा वो कंपोनेंट्स कर रहे हैं और फिर उसको वापस एक्स और वाई में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। हाँ, मतलब देर आर टू वेज ऑफ एनालाइजिंग एवरीथिंग। ईदर यू रिजॉल्व इट इनटू टू फिक्स्ड डायरेक्शंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड देन यू स्टडी देयर चेंज, और दी अदर वे इज आप उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन बनाओ, फिर उसकी नई इंस्टेंटेनियस पोजीशन बनाओ और उन दोनों में चेंज देखो। तो ये सब आप मेरा वेक्टर्स का पहला या दूसरा क्वेश्चन क्या था आप लोगों के साथ याद है? वेक्टर्स की जब मैंने डिस्कशन शुरू की थी तो पहला या दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक वेक्टर ए है, इसको मैंने थीटा एंगल से घुमा दिया, व्हाट इज द चेंज इन वेक्टर? मैंने आपसे दो चीजें पूछी थी, व्हाट इज डेल्टा ए एंड व्हाट इज डेल्टा ए। ये दो चीजें पूछी थी मैंने आपसे, तो यही दिखाना चाह रहा था ना मैम आपको, यही चीज तो थी। है ना, याद है? हाँ सर। तो ये डेल्टा ए वेक्टर है और डेल्टा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने 2a साइन थीटा बाय 2 निकाला था, और स्मॉल एंगल के लिए ये 2a इंटू थीटा बाय 2 यानी a इंटू थीटा के बराबर आएगा, जिसको आप डायग्राम में डायरेक्ट विजुलाइज कर सकते हैं, और ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 हो जाएगा अगर एंगल थीटा स्मॉल हो जाएगा तो क्योंकि अपन स्टडी ही मोशन कर रहे हैं और मोशन में हमारी जो क्वांटिटीज है वो वेक्टर और वो वेरी कर रही है, तो आपको वेक्टर का चेंज समझ में आना चाहिए ना, वेक्टर का चेंज कैसे कैसे हो रहा है। तो मेरा पूरा फोकस बार बार आपको वेक्टर का चेंज कैलकुलेट करने पर है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके वेक्टर के चेंज को थोड़ा बारीकी से आपको समझाता है कि देखो इसका मैग्नीट्यूड कैसे बदला और इसकी डायरेक्शन कैसे बदली। जो मेरी आज की डिस्कशन थी, अभी तो मैं आर कैप थीटा कैप पे आ गया, जो मैंने सबसे पहले वेलोसिटी के ये वाली चीज जो थी, ये वाली डिस्कशन मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की थी ना कि वेक्टर आर मैं लिखता हूं, मैंने एक स्टेटमेंट दी वेलोसिटी वेक्टर इज डी आर बाई डी टी। तो ये एक वेक्टर है जो आर को चेंज कर रहा है। अब इस वेक्टर को वजह से आर में जो चेंज आ रहा है डी आर, उसको अलग अलग तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं। उसका एक तरीका ये सिखाया मैंने आपको कि वेक्टर में चेंज आया मतलब उसके मैग्नीट्यूड में क्या चेंज आया और उसके डायरेक्शन में क्या चेंज आया। सर एक बार नीचे करके वो डायग्राम वाला पार्ट दिखाओ जो आखिरी में बनाया था। ये वाला और नीचे जो आखिरी में बनाया
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ऐसा करते हैं, अभी आगे और नहीं पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को एक शीट शेयर करूंगा जिसमें कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन से रिलेटेड, मतलब यही आर थीटा डी आर बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स होंगी, तो आप उसको सॉल्व करें, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में आपका गैप भी है अपने पास एक दिन का, तो सैटरडे को होगी ना नेक्स्ट क्लास अपनी, कल नहीं होगी फिजिक्स की क्लास। हाँ सर। तो सैटरडे को वो वाली शीट डिस्कस करेंगे हम। तो मैं आपको आज एक कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन पे शीट देता हूँ, यू सॉल्व दैट एंड देन विल बेसिकली इन वे अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि ये जो हम कर रहे हैं इसको यूज कैसे करना है। सर एक बार ऊपर जा सकते हो क्या? नहीं, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा भैया, अभी मुझे बहुत जीना है। सर मतलब वो नोट्स में ऊपर सर। ये नहीं थोड़ा सा ऊपर सर। हाँ बस ये, बस बस। हाँ सर सर। तो वो शीट इसी पे पोलर पे ही होगी, हम्म, तो पोलर तो अभी यूज करना तो आता नहीं। हाँ तब यूज करने के लिए तो दे रहा हूँ ना, वो यूज करना सीखोगे ना, एलिमेंट्री शीट होगी ना यार बेसिकली। अच्छा, इसमें तो बिल्कुल ही कुछ समझ तो लिया हाँ, पर यूज तो आई डोंट थिंक बिल्कुल ही कर यार पाऊंगा। एक बात बताओ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना ये जो पढ़ रहे हैं उसका यूज क्या, या सर क्या कहना चाह रहे थे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जब आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तभी आपको समझ में आएगा ना कि इसमें आप क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक दो क्वेश्चन से करके दिखा दो, अगर ऐसा कोई एग्जांपल अभी दे दो कोई क्वेश्चन। हाँ उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो रेफरेंस है वो भी चेंज होता रहेगा हर बार। हाँ, आपके जो आर और थीटा कैप हैं वो बदलते रहेंगे। आप बेसिकली क्या करोगे, आप देखो मैं हर जगह पे एक फिक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बना ही रहा हूँ ना साथ में। हाँ तो आप एक तो फिक्स एक्सिस बना लोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इस फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप एक डायरेक्शन चेंज करने वाली एक्सिस बना लोगे, जो ऑब्जेक्ट के साथ साथ अपने डायरेक्शन चेंज कर रहे होंगे, आर कैप और थीटा कैप। ठीक है, मतलब वो रोटेट कर रहा हुआ एक्सिस है हाँ तो उसपे मतलब, अच्छा तो उसपे वो मैथ्स वाला फॉर्मूला लग सकता है क्या? हाँ सब लग सकता है, उसका डेरिवेटिव निकालना सिखा दिया मैंने आपको भी। अभी तक आप देखो, आप नॉर्मली जब आप क्वेश्चन करते हो तो आपको कोई कह देता है कि यार पोजीशन वेक्टर है किसी ऑब्जेक्ट का 3t i कैप माइनस 4t स्क्वायर j कैप, ठीक है, और आपको पूछा जाता है वेलोसिटी बताओ, तो आप क्या करते हो, आप 3i कैप माइनस 8t j कैप कर देते हो। क्यों भाई? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें आपने आई कैप और जे कैप को फिक्स रखा हुआ ना, दे आर नॉट वेरिंग। लेकिन अब मैं अगर आपको ये बोल दूं कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन आ गया अब आपके लिए, एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन xy plane such that the distance from origin varies with time as r is equal to alpha t and alpha t square and the angle made by its position vector with x axis
varies as theta is equal to beta t. Calculate the speed of the particle at t is equal to 2 seconds. Also determine the direction of motion at this time instant. सिक्सटीन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा ना। तो वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट dr by dt होगा, इट विल बी 2 अल्फा टी, और वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट r टाइम्स d थीटा बाय dt होगा। r की वैल्यू अल्फा टी स्क्वायर होगी किसी टाइम इंस्टेंट पे, और d थीटा बाय dt बीटा होगा। अब एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट 2 अल्फा होगा, और वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट अल्फा बीटा होगा। सो द नेट वेलोसिटी, आपको मालूम है कि ये वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट होगा, ये वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा। तो थीटा लिख लेते हैं इसको, वी थीटा। तो वी थीटा दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इंटू अंडर रूट ऑफ 4 प्लस बीटा स्क्वायर। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की मैंने? सर t इक्वल्स 2 सेकंड पे पूछा है। अच्छा 2 सेकंड पे पूछा है, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो t को 2 पुट करेंगे तो ये 4 अल्फा आएगा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो 2 टू ज़ा 4 अल्फा आ जाएगा ये, और 2 पुट करेंगे तो 4, तो ये 4 अल्फा बीटा आ जाएगा। 2 अल्फा बाय तो 4 अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो 4 अल्फा ही बाहर आ जाएगा, 2 अल्फा क्यों बाहर आएगा भाई? हाँ सर। सर डायरेक्शन कैसे बताना है सर? डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपको बतानी पड़ेगी। ओके। तो 4 अल्फा मेरे पास बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो डायरेक्शन बताना कोई टफ टास्क नहीं है यार, आपको ये एंगल पता होगा, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कितना है, 2 बीटा, राइट। आप ये एंगल निकाल लोगे, फाई, tan फाई विल बी v थीटा बाय वी आर। वी थीटा कितना, अल्फा बीटा इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू 4 थी, और वी रेडियल कितना 2 अल्फा टी की वैल्यू 2 थी, तो 4 अल्फा। कितना सुंदर आ रहा है बीटा। तो tan फाई की वैल्यू बीटा के बराबर है, तो फाई tan इनवर्स बीटा आ गया, राइट। तो द वेलोसिटी, सर इसमें डायरेक्टली वो नहीं कर सकते ना, v cos b थीटा और v cos बीटा, बस v sin थीटा और v cos थीटा। हाँ जी, उसके लिए बीटा नहीं है ना, वेलोसिटी का वेक्टर लिखना पड़ेगा ना आपको। वो r को डिफरेंशिएट करके अच्छा नहीं आएगा, वो तो vr आ जाएगा। ठीक है। बीटा प्लस 2 बीटा प्लस tan इनवर्स बीटा with positive x axis। बोलो कोई डाउट? तो जैसे डायग्राम बना के देखना पड़ेगा।
यार वेक्टर्स की डायरेक्शन तो डायग्राम बना के निकलती है। नहीं मेरे को हर बार ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन उसी से ऐसे सब करना पड़ेगा। तो हम लोग मोस्टली डायरेक्शन इसकी एक्सेस से लिखते हैं या मतलब वीआर से लिखते हैं? क्योंकि हम लोग जैसे उसमें तो आई कैप और जे कैप यहाँ पे आर की डायरेक्शन आपको एक्स के रिस्पेक्ट में दे रखी है ना, हाँ दे रखे नहीं मैं तो जब इसने एक रेफरेंस डिफाइन कर दिया तो हम उसी के रिस्पेक्ट में आंसर देंगे। बाकी एमसीक्यूज होंगे तो उसमें तो एग्जामिनर जैसे डायरेक्शन पूछना चाहेगा वैसे बतानी पड़ेगी तुम्हें। दी अदर वे ऑफ थिंकिंग इज वेक्टर आर लिख लो। वेक्टर आर कितना होगा? वेक्टर आर हो जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। अर्नब को डायग्राम बनाने से बहुत ज्यादा तकलीफ है तो डायग्राम मत बना। नहीं आर की तकलीफ वैल्यू नहीं है सर, वो नहीं टाइम नहीं लग जाएगा ना। आर की वैल्यू लिख अल्फा टी स्क्वायर और थीटा क्या है? थीटा इज बीटा टी है ना। अब इसमें आई कैप और जे कैप फिक्स है। हाँ, तो बाय बाय एक्स कर देंगे शायद। हाँ तो अब पहले डिफरेंशिएट कर लो, वेलोसिटी वेक्टर आएगा हाँ डी आर बाई डी टी। वेलोसिटी वेक्टर निकालना आसान काम नहीं है। ये हो जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर माइनस का साइन बीटा टी प्लस अल्फा कॉस बीटा टी इंटू टू इंटू टी। ये आएगा आई कैप के साथ, फिर जे कैप के साथ। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा टी स्क्वायर कॉस बीटा टी प्लस 2 अल्फा टी साइन बीटा टी जे कैप। बहुत ही शॉर्ट एक्सप्रेशन आ रहा है। अब इसमें वैल्यूज पुट करो। टी को 2 पुट करना है, तो टी को 2 पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये तो माइनस ऊपर नीचे वाला सेम आएगा। बीटा साइन बीटा टी प्लस 4 अल्फा कॉस बीटा टी आई कैप। सर डी को 2 पट करना है तो आपने हाँ, वो बीटा टी में बीटा लिखा टी है। भी है। तो 2 बीटा, यहाँ भी 2 बीटा राइट, प्लस ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा कॉस 2 बीटा प्लस 4 अल्फा साइन 2 बीटा जे कैप। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना अगर आपने तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4 अल्फा कॉमन आ रहा है, 4 अल्फा शुरू में ही बाहर लिख लेते हैं। 4 अल्फा बीटा कॉस 2 बीटा माइनस बीटा टाइम साइन 2 बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन 2 बीटा प्लस बीटा टाइम्स कॉस 2 बीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये आंसर आ गया। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 बीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 बीटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर। बस यही आंसर आ गया। वहां से भी यही आया था क्या? सर तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया। तो स्पीड तो सेम ही होगी ना, हाँ सेम ही आया कि नहीं आंसर? वहां यही आया था कि नहीं ऊपर? हाँ सेम है हाँ। हाँ अब डायरेक्शन निकाल लेते हैं इसकी। तो tan फाई इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। तो वी वाई इज साइन बीटा प्लस बीटा कॉस 2 बीटा और यहाँ पर है कॉस 2 बीटा माइनस बीटा साइन 2 बीटा। तो इसको तो 2 ये कैसे बीटा लिखा से है? कहाँ से लिखा है ये? वी वाई बाई वी एक्स किया यार। अच्छा ये वाला ठीक है ठीक है। तो ये इसको cos 2 बीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो tan 2 बीटा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा टाइम्स tan 2 बीटा। सो दिस इज tan ऑफ
2 बीटा प्लस अल्फा वेयर अल्फा इज tan इनवर्स बीटा। ये आंसर। सर इससे तो बहुत लंबा है। अब मुझे नहीं पता तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है, जो पसंद आ रहा है वो कर लो भाई। सर ये सेकंड तो 5 मिनट तो इसमें निकल जाएंगे। सेकंड में सर कर फिर भी लेंगे सर, लेकिन कैलकुलेशन डायग्राम नहीं बनाना पड़ा ना अर्नब को। नहीं ऊपर वाले ही ठीक था। डायग्राम बनाना नहीं ना पड़ा अर्नब को इसमें। सर लेकिन सर जैसे आपने जो एग्जांपल दिया सर उसमें फिर भी दिख रहा था कि पक्का पक्का ER A थीटा से इजी हो जाएगा सर, लेकिन बहुत बार क्वेश्चनों में दिखता नहीं है सर कि मतलब कोई बात ER A नहीं, थीटा से इजी होगा। तो धीरे धीरे करके दिखना भी सर वो पड़ेगा। वेक्टर वाली 21 क्वेश्चन की रेस में भी एक क्वेश्चन था ER A थीटा का, हम्म, वो हो गया लेकिन वो आसान था।